अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो एक और गॉस सीडल और गॉस जैकोबी मेथड का कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं चाहता ये हूँ कि पिछली दफ़ा हमने क्योंकि तीन इक्वेशंस या 3/3 वेरिएबल तीन वेरिएबल वाली एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था। आज जो है वो हम 4 वेरिएबल वाली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्टिंग विद एन एग्जांपल that if you want to solve a system of linear equation that is written as 10x minus 2y minus z minus w equals to 3. Similarly, another equation is minus 2x plus 10y minus z minus w equal to 15. The third equation is minus x minus y plus 10z minus 2w equal to 27, and the last equation is minus x minus y minus 2z plus 10w equals to 9. सो हम देख सकते हैं कि इस सिस्टम के अंदर 4 वेरिएबल्स मौजूद हैं। 4x4 का सिस्टम है। 4x4 के सिस्टम को आपको मालूम है एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप मतलब एटलीस्ट उसके अंदर कंप्यूटेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा होंगी अगर आप उसको सॉल्व करना चाहें। तो इसके अंदर हम जो है वो क्या करेंगे कि पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं बाय गॉस सीडल मेथड, फिर उसके बाद जो है वो इसे हम सॉल्व कर लेंगे गॉस जैकोबी मेथड से। फ़िलहाल जो है वो ध्यान में रखिएगा कि अभी मैं क्योंकि कंप्यूटेशन कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, तो कैलकुलेटर से कंप्यूटेशन के लिए मैं एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया यहाँ पे कुछ डिसाइड कर रहा हूँ कुछ इस तरह से कि आपको स्टॉप कब करना है। लेट सपोज़ कि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस वो करेक्ट करने हैं इसके अंदर, ठीक है। 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट करने हैं। ध्यान में रखिए कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है आपके पास। स्टॉपिंग क्राइटेरिया में भी कि आपके पास ये भी हो सकता है परसेंटेज रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर इज़ लेस दैन 0.001 और 0.01%। तो इससे कम अगर आपके पास होगा तो वो देख लेंगे। अच्छा, इस वाले क्राइटेरिया को जो है वो हम जब एक्सेल शीट पे हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो देख लेंगे। फ़िलहाल हम जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस वाला क्राइटेरिया देख लेते हैं, एक्सेल शीट पे हमारे लिए आसानी होगी। हाँ, इस क्राइटेरिया के लिए जहन में रखिएगा जिस तरीके से स्टॉपिंग क्राइटेरिया हम 3 डेसिमल प्लेसेस का जो रख रहे हैं इसमें गॉस सीडल में, तो हमें चारों वेरिएबल, क्योंकि हमारे सिस्टम में 4 वेरिएबल्स हैं, तो हमें चारों वेरिएबल्स के 3-3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट करने हैं। यानी एक्स के भी 3 डेसिमल प्लेसेस सेम होने चाहिए, वाई के 3 डेसिमल प्लेसेस सेम होने चाहिए, जेड के और डब्ल्यू के। अच्छा, इसी तरीके से अगर स्टॉपिंग क्राइटेरिया ये होगा तो दैट मीन्स कि आपके पास कुछ कॉलम इस तरह से होंगे कि एक्स का एक कॉलम बनेगा, फिर उसके बाद जो है वो परसेंटेज रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, यानी उसका एक कॉलम बनेगा, फिर वाई का कॉलम, फिर परसेंटेज रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर ऑफ वाई का कॉलम, फिर इसी तरीके से जेड और डब्ल्यू के लिए। यानी हम चारों वेरिएबल्स के लिए जो भी क्राइटेरिया आपका है वो फुलफ़िल कराएंगे। बहरहाल हम देख सकते हैं ये इक्वेशन एक स्ट्रिक्टली डोमिनेंट इक्वेशन है। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए हमने देख लिया कि यहाँ पे जो डायगनल है वो डोमिनेंट है। यहाँ पर 10 यहाँ पे चारों उसमें आ रहे हैं, और आप चेक करना चाहें तो 10 इज़ ग्रेटर दैन एब्सोलूट ऑफ -2 जो है वो, क्योंकि 2 हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ 2 + 1 यानी यहाँ पर जो है वो 4 होगा। बाकी वेरिएबल्स के लिए जो है वो 4 है इनका सम, और 10 जो है ज़ाहिर उससे बड़ा है। इसी तरीके से 10 जो है वो 2 + 1 इनसे भी बड़ा है। इसी तरह से 10 जो है वो 2 + 1 इससे भी बड़ा है, और यहाँ पर भी जो है वो सेम ही क्राइटेरिया। तो इसका मतलब ये डायगनली डोमिनेंट तो है। अगर डायगनली डोमिनेंट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इसको स्वैप करके यानी इंटरचेंजिंग ऑफ द इक्वेशंस करके हम जो है कोशिश करते हैं कि ये डायगनली डोमिनेंट बन जाए। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं कि हम जो है वो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, इफ़ वी से दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 2, this is equation 3, and this is equation number 4. So from equation 1, if I say, we can evaluate x as 3 बल्कि 1 divided by 10 into 3 plus 2y plus z plus w, ये इक्वेशन बनेगी। इसी तरीके से वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी कैन इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ y, that is equals to 1 divided by 10 into 15 plus 2x plus z plus w, यानी ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी कैन इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ z, so z will be equal to 1 divided by 10
27 प्लस x प्लस y प्लस 2w। ठीक है, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, from equation 4 we can say that we can evaluate w as 1 divided by 10 into 9 plus x plus y plus 2z। तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशंस आपके पास बनी हैं। इन इक्वेशंस को क्योंकि हमें अभी फ़िलहाल गॉस सीडल के आइटरेटिव मेथड से सॉल्व करना है, तो हम इसको आइटरेटिव स्कीम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। रिमेंबर दैट कि आइटरेटिव स्कीम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स जस्ट लाइक कि आप जो है वो अगर एक क्वेश्चन के अंदर 5 मार्क्स लेते हैं और आइटरेटिव स्कीम नहीं लिखते, तो हाउ वुड द टीचर नो कि उसका आपने किस मेथड से सॉल्व किया है। मे बी के इन सम केसेस उसके मार्क्स जो है वो ज़ीरो डिक्लेयर कर दिए जाएँ। एक स्टूडेंट था मेरा CSS का, जिसकी जो है वो फ़र्स्ट टाइम मार्क्स आए थे 68, जब उसने इसी मतलब न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स का दिया था। तो उसकी कुछ मिस्टेक्स थी जिनमें मैंने उसको ये मेंशन किया था कि कॉमन मिस्टेक्स में तुम्हारी पहली ये मिस्टेक भी है कि तुम आइटरेटिव स्कीम नहीं लिखते। नेक्स्ट टाइम उसने जब ये मिस्टेक्स कवर की तो उसके मार्क्स फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो 86 आए। तो ये जहन में रखिएगा, आइटरेटिव स्कीम अगर आप नहीं लिखेंगे तो टीचर को कैसे पता होगा। अब ये डिपेंड करता है टीचर की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। क्या हो सकता है वो आपको अगर लीनियंट चेकिंग कर रहा है तो वो इग्नोर कर दे आपके मिस्टेक्स को, लेकिन आमतौर पे ये इग्नोर नहीं किया जाता। तो आइटरेटिव स्कीम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, यही चारों इक्वेशन हैं, इनकी हम आइटरेटिव स्कीम लिख रहे हैं कुछ इस तरह से। आइटरेटिव स्कीम बाय गॉस सीडल मेथड। तो गॉस सीडल मेथड से आइटरेटिव स्कीम कुछ इस तरह बन जाएगी। x की न्यू वैल्यू दैट इज़ n+1 यू कैन से विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 को हम 0.1 लिख लेते हैं। 0.1 इंटू 3 प्लस 2 वैल्यू ऑफ y, तो अब तक इवैल्यूएट हुई नहीं है तो इसीलिए जो है वो हम इसको n ही रख रहे हैं, दैट इज़ ओल्ड वैल्यू। प्लस वैल्यू ऑफ z भी अभी इवैल्यूएट नहीं हुई तो इसको भी ओल्ड वैल्यू में रखेंगे। प्लस w, वैल्यू ऑफ w भी इवैल्यूएट नहीं हुई तो इसे भी ओल्ड वैल्यू पे रखेंगे। लेकिन सिमिलरली जब आप y इवैल्यूएट कर रहे हैं, yn+1 विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू 15 प्लस 2 इंटू एक्स। देखिए अब यहाँ x आ गया, तो गॉस सीडल के अंदर क्या था कि हम न्यू वैल्यू ऑफ x को जो हम इवैल्यूएट कर चुके हैं वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर यहाँ जैकोबी होता तो हम क्या करते हैं, या n+1 नहीं xn ही लिखते हैं, यानी हमेशा प्रीवियस वैल्यूज़ को ही जैकोबी कंसिडर करता है। जबकि गॉस सीडल के अंदर हम जो लेटेस्ट वैल्यू आ चुकी हैं हम उसको कंसिडर करेंगे। तो xn+1 हमने लिखा है यहाँ पर, प्लस z की क्योंकि अब तक कोई वैल्यू नहीं आई है इसीलिए ओल्ड वैल्यू कंसिडर करेंगे। w की भी कोई वैल्यू नहीं आई इसलिए ओल्ड वैल्यू कंसिडर करेंगे। सिमिलरली व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग द वैल्यू ऑफ z, द न्यू वैल्यू ऑफ z, इट विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू 27 प्लस x है यहाँ पे ना। अब x के लिए देखिए मैंने थोड़ा सा वेरिएबल्स को ना कैपिटल में लिख दिया आइटरेटिव स्कीम शो करने के लिए, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो स्मॉल में ही लिख लें। तो आइटरेटिव स्कीम के लिए x जो है वो यहाँ पर क्योंकि न्यू है हमारे पास मौजूद तो इसलिए n+1 रख रहे हैं। प्लस y भी जो है वो आपके पास न्यू है इसलिए n+1 रख रहे हैं। प्लस 2w की जगह जो है वो हमारे पास w अब तक इवैल्यूएट नहीं हुआ तो आप ओल्ड वैल्यू ही रखेंगे। इसी तरीके से आप जो है वो क्या करेंगे, w के लिए n+1 इक्वल टू 0.1 इंटू 9 प्लस x n+1 प्लस y की भी न्यू वैल्यू आ जाएगी और z की भी न्यू वैल्यू आएगी। रिमेंबर दैट कि अगर मैं जैकोबी की स्कीम लिख रहा होता तो यहाँ पे कहीं पर भी न्यू वैल्यू नहीं लेकर आते हम, यानी विद इन द स्कीम जो है वो इम्प्लिसिट वर्किंग जो इसकी हो रही है कैलकुलेशन की, यहाँ पे हम जो है वो इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म के अंदर ही रखते हैं, यानी कि हर न्यू वैल्यू जो है वो आपकी ओल्ड वैल्यू से ही अचीव की जाती। जबकि वाई की सीडल के अंदर इम्प्लिसिट वर्किंग कुछ इस तरीके से होती है कि y की वैल्यू जो है वो जब तक आपके पास x न्यू आ चुका है तो आप x न्यू रखेंगे, लेकिन बाकी z और w न्यू नहीं आए तो z और w को हम ओल्ड वैल्यू के तौर पे ही रखेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं चारों इक्वेशंस। तो ये आपके पास कुछ आइटरेटिव स्कीम है। इनिशियली हम जानते हैं कि हमें जो है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर सॉल्व करना है। तो टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है वो हमने कुछ इस तरह नंबर ऑफ़ आइट्रेशन का एक कॉलम बना लिया, इसके अलावा xn+1 का एक कॉलम बना लिया न्यू वैल्यू ऑफ x का। इसी तरीके से yn+1 का एक कॉलम बना लिया, zn+1 का एक कॉलम बना लेंगे हम और wn+1 का एक कॉलम हम बना लेंगे। तो ये कुछ चार आपके पास ये कॉलम आ गए।
इन 4 कॉलम्स के अंदर हम देखें, अगर n की वैल्यू -1 रखेंगे तो n की वैल्यू -1 पे x -1 + 1 ये हो जाएगा x0। x0 मीन्स योर इनिशियल वैल्यूज़। तो इनिशियल वैल्यूज़ क्योंकि हम 0 0 0 0 ही सपोज करते हैं एज एन स्टैंडर्ड, रिमेंबर दैट इट्स जस्ट एन स्टैंडर्ड। ये ऐसा नहीं है कि आप जो है वो हमेशा आप रिस्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं कि 0 0 0 0 ही हमेशा लेंगे। हम जो है वो आप कैलकुलेटर के अंदर यही 4 इक्वेशंस जो है वो सपोज़ करते हैं, यही चारों इक्वेशन जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। रिमेंबर दैट क्योंकि कैलकुलेटर के अंदर z और w वेरिएबल हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम इसकी कुछ न्यू फॉर्मुलेशन कर लेते हैं चारों की, कि मे बी के x को हम जो है वो कैलकुलेटर में a कहेंगे, y को हम कैलकुलेटर में b कहेंगे। ऑल्दो के x और y तो होते हैं, लेकिन मैं क्योंकि जब z और w को चेंज कर रहे हैं तो इनको भी चेंज कर लें। z को हम c कहेंगे और w को d कहेंगे। तो देखें, गॉस सीडल के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि कैलकुलेटर के अंदर वर्किंग हम आराम से रख सकते हैं कुछ इस तरह कि हमने पहले लिखा, ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख रहे हैं फ़िलहाल कि a इक्वल्स टू, तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 y है, y को हमने b कहा हुआ है, प्लस z यानी c प्लस w यानी कि d, आपके पास एक वेरिएबल जो भी है d। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए कॉलन का साइन लगाएंगे और फिर उसके बाद b इक्वल टू, तो क्योंकि y की इक्वेशन हम लिख रहे हैं इसलिए b इक्वल्स टू, अब हम y की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं 0.1 × 15 + 2 × a यहाँ आ जाएगा। क्योंकि सीडल है इसलिए सीडल के लिए हम ये वाली वर्किंग करें। अगर गॉस जैकोबी का मेथड होता तो आपको मालूम है कि हम चारों इक्वेशन को 1 बाय 1 करके लिखते हैं, यानी एक एक इक्वेशन को सेपरेट लिखते हैं और फिर उसके बाद जो है सॉल्व करते हैं। तो बहरहाल 2a प्लस z है, z को हमने c से डिनोट किया हुआ है तो हमने c लिखा, प्लस w की जगह जो है वो आपके पास d है। इसी तरीके से तीसरी इक्वेशन के लिए आप दोबारा अगेन कॉलन का सिंबल यूज़ करेंगे और फिर c की इक्वेशन लिखेंगे कि c इक्वल टू 0.1 × 27 प्लस a प्लस b प्लस 2 × c, सॉरी c नहीं है ये, बल्कि ये मैंने b में भी कुछ शायद गड़बड़ कर दी, a प्लस y को आपने b कहा हुआ है, प्लस और उसके बाद है 2 × w को आपने कहा हुआ है d के तौर पे, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे कुछ w की, यानी कि d की इक्वेशन, कि d इक्वल्स टू 0.1 × 9 प्लस a प्लस b प्लस 2 × c, सॉरी z जो है वो आपके पास c है। तो हमने ये इक्वेशंस रख ली, कैल्क का बटन प्रेस करेंगे। इनिशियली आपने क्या कहा कि इनिशियल जो है वो हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो 0 0 0 हैं, तो b पूछ रहा है, वो b का मतलब है y की वैल्यू 0 इनिशियल हमने दे दी, इसको इक्वल प्रेस करेंगे। c की वैल्यू ये पूछ रहा है इनिशियल, तो c की वैल्यू भी 0 दे देंगे। d की वैल्यू पूछ रहा है तो इसको भी 0 दे देंगे। देखें आपके पास जो है वो फर्स्ट वैल्यू आ गई यहाँ पर कुछ इस तरह से कि 0.3 0 0 0। देखिए, रिमेंबर दैट क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस ही करेक्ट करने हैं, तो 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट होने के लिए आपकी जो इक्वेशन है, यानी आपका कैलकुलेटर जो है वो 4 डेसिमल प्लेसेस पे फिक्स होना ये ज़रूरी था, इसलिए हमने जो है इसको 4 डेसिमल प्लेसेस पे फिक्स करके काम स्टार्ट किया है। अदरवाइज़ अगर हमारे पास परसेंटेज रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर का फार्मूला होता तो भी स्टैंडर्ड यही है। स्टैंडर्ड अब ज़ाहिर है इसमें कोई ख़ास तो नहीं बना सकते हम, अपनी क्लास की यूनिफॉर्मिटी के रिस्पेक्ट से मैं ये बात कह रहा हूँ कि ताकि सबके आंसर जो है वो सिमिलर आएँ। इसके रिस्पेक्ट से मैं कह रहा हूँ कि आप जो है अगर डेसिमल प्लेस करेक्शन वाला क्राइटेरिया नहीं है, आपके पास क्राइटेरिया जो है परसेंटेज रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर वाला है या ट्रू एरर वाला है, तो आप जो है वो 4 या मैक्सिमम जो है 5 डेसिमल प्लेसेस को फ़िक्स करें अपने कैलकुलेटर पर। तो बहरहाल a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आपके पास आ रही है इसी तरीके से 1.56, c की वैल्यू आपके पास आ रही है इसी तरह से 2.8860 और d की वैल्यू आपके पास आ गई इस तरह 1.6632। फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन
हमें कुछ नहीं करना है, इसकी कैलकुलेटर के अंदर बस इक्वली साइन प्रेस करना है। तो ये देखें बी की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन बी की वैल्यू ये जो बता रहा है कि इसकी मेमोरी में जो स्टोर हुई है वो 1.56 है। दैट मीन्स कि हम इसी वैल्यू को कंटिन्यू करेंगे 1.56। सी की वैल्यू पूछ रहा है लेकिन वही मेमोरी वाली है तो इसलिए इक्वल प्रेस कर देंगे। डी की वैल्यू पूछ रहा है लेकिन वही मेमोरी वाली वैल्यू है तो इसलिए इक्वल अगेन प्रेस कर देंगे। तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट वैल्यू के अंदर पहली ए की वैल्यू यानी आपके पास आई है 1.0669। बी की वैल्यू आपके पास इस तरीके से आ गई 2.1683। सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.3562 और डी की वैल्यू आपके पास इस तरीके से आ गई 1.8948। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू भी जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू ये बी सी डी पूछ रहा है लेकिन हमें पता है कि वो वही वाली वैल्यूज़ हैं। तो ए की वैल्यू आपके पास आ रही है 1.2588 और कैलकुलेटर में देखिए मैं बस सिंपल सिर्फ इक्वल का बटन प्रेस कर रहा हूँ और आपके पास वैल्यूज़ आती जा रही हैं। सी की वैल्यू आ रही है 3.4325 और डी की वैल्यू 1.9401। इसी तरीके से अगेन मे बी कि ये विजिबल है आप लोगों को होपफुली कैलकुलेटर। तो मैं खाली इक्वल प्रेस करूँगा, नेक्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू जो है वो आपके पास आती जाएंगी। तो देखिए मैं अगेन इक्वल मैंने प्रेस किया तो ये बी सी डी की वैल्यू पूछता रहा है लेकिन ये वही है जो हमारे पास प्रीवियस आइट्रेशन के अंदर मौजूद हैं। तो लिहाजा ए की वैल्यू इसने सजेस्ट कर दी, हमें बता दी कैलकुलेट करके 1.2926। बी की वैल्यू इसी तरीके से वो बता रहा है 2.2958। इस तरीके से सी की वैल्यू आपको बताएगा 3.4469 और डी की वैल्यू आपके पास आ गई 1.9482। अच्छा, गॉस सीडल की कैलकुलेशन के वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि हो सकता है किसी के पास कैलकुलेटर कुछ ऐसा हो कि जिसमें वो ए का आंसर ए के लिए जब आप कैलकुलेटर प्रेस करते हैं फर्स्ट टाइम अगर आप याद करें जब हमने 000 इनिशियल वैल्यूज़ दी थी तो वो आपसे बी सी डी की वैल्यू तो पूछे लेकिन उसके बाद जैसे आप इक्वल प्रेस करें तो दोबारा ए की वैल्यू पूछे। दैट मीन्स कि वो कैलकुलेटर जो है वो सीडल की वर्किंग परफॉर्म नहीं कर रहा, वो इसका मतलब जैकोबी की वर्किंग परफॉर्म कर रहा है। ऐसे कैलकुलेटर कुछ कैलकुलेटर ऐसे होते हैं जो कि कॉलन के सिंबल के अंदर जो है वो उसको जैकोबी की वर्किंग को परफॉर्म करते हैं और कुछ कैलकुलेटर जो है वो सीडल की वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। तो बहरहाल हम नेक्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आइट्रेशन जो है वो आपके पास आ रही है बी सी की डी की वैल्यू अगेन पूछ रहा है और अब आपके पास आंसर आ रहा है 1.2987। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 डेसिमल प्लेसेस इसके वो करेक्ट हो चुके हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट बी की वैल्यू है 2.2992, इसमें भी देख सकते हैं आप 2 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट हो चुके हैं। इसकी वैल्यू 3.4494, इसकी भी 2 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट हो चुके हैं और 1.9497। ये कोइंसिडेंस है कि चारों के अंदर चारों 2 डेसिमल प्लेसेस जो है वो एक साथ करेक्ट हो गए यहाँ पर। ये ज़रूरी नहीं होता, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक वेरिएबल के 2 डेसिमल प्लेस करेक्ट हो गए, एक का एक वेरिएबल 1 डेसिमल प्लेस करेक्ट हुआ, एक का कोई डेसिमल प्लेस करेक्ट नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तो बहरहाल नेक्स्ट आइट्रेशन जो है वो उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेटर के मुताबिक आ रही हैं आपके पास 1.2998। नेक्स्ट आइट्रेशन में बी की वैल्यू आ रही है 2.2999, 3.449499 सॉरी, और डी की वैल्यू आपके पास आ गई 1.9499। तो आप देखें डी के 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट हो चुके हैं, सी के 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट हो चुके हैं, बी के 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट हो चुके हैं और लेकिन ए के डेसिमल प्लेसेस अभी करेक्ट नहीं हुए, 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट नहीं हुए। तो इसका मतलब अभी हम आइट्रेशंस कंटिन्यू रखेंगे, वही इक्वल का बटन प्रेस करना है आपको और आपके पास आइट्रेशन देखिए नेक्स्ट आइट्रेशन पे आ गई वैल्यू 1.3000। यहाँ आ गई आपके पास वैल्यू 2.3000, ये थोड़ा सा राउंड ऑफ हो गई है यहाँ पे वैल्यूज़ 3.4500 और मे बी कि अब देखें ये डेसिमल प्लेसेस थोड़े से डिस्टर्ब हो गए, लेकिन यहाँ पर कुछ आंसर जो है वो ये आ रहे हैं। तो हमने नेक्स्ट आइट्रेशन एक और करके देखते हैं कि फ़र्दर ये डिस्टर्ब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या फिर आपके पास आंसर ये आता है बिल्कुल। ए की वैल्यू अब देखें 1.3000 आ गया, बी की वैल्यू आपके पास 2.3000 आ गई और सी की वैल्यू 3.4500 वही रिपीट हो रही है, यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस ने बल्कि करेक्ट कर दिए 1.9500, यानी उसने राउंड ऑफ करके खुद जो है वो फाइनल आंसर दे दिया। क्योंकि हमने ए बी सी डी नहीं रखे हुए थे, हमारे इनिशियल वैल्यूज़ जो भी थी वो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की थी, तो हम ये लिखेंगे कि एक्स इज़ इक्वल्स टू 1.3000,
y इक्वल टू 2.3000, z इक्वल टू 3.4500 एंड w इक्वल टू 1.9500। सेम यही कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे गॉस सीडल मेथड से, गॉस सीडल मेथड सॉरी गॉस जैकोबी मेथड से। गॉस जैकोबी मेथड के अंदर क्या होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्कीम डिफरेंट चेंज करनी होगी। स्कीम जो है वो आपकी डिफरेंट लिखी जाएगी इक्वेशंस के मुताबिक। तो देखें स्कीम को फ़िलहाल मैं गॉस सीडल की स्कीम यहीं सामने ही रख रहा हूँ, लेकिन आइटरेटिव स्कीम हम लिखते हैं, आइटरेटिव स्कीम बाय गॉस जैकोबी, गॉस जैकोबी मेथड। तो गॉस जैकोबी मेथड के लिए आइटरेटिव स्कीम हो जाएगी xn+1। अच्छा, x को आप स्मॉल उसमें ही लिख लें, इक्वल टू 0.1 इंटू 3 + 2y प्लस z, यानी ओल्ड वैल्यू ही रखेंगे, प्लस wn। देखिए यहाँ पर तो पहली इक्वेशन तो बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन सेकंड इक्वेशन में yn+1 इक्वल टू 0.1 इंटू 15 + 2x। देखिए सीडल में था xn+1। xn+1 क्यों था? क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू आपके पास मौजूद थी। जहन में रखिएगा, हमने जो वर्किंग यानी मैंने लेक्चर जो अपलोड किए थे उसमें गॉस जैकोबी पहले पढ़ा था, गॉस सीडल बाद में पढ़ा था। लेकिन अभी हमने जो है वो कि इस जो क्वेश्चन है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने गॉस सीडल से पहले सॉल्व किया है, अब जैकोबी से सॉल्व कर रहे हैं। तो जैकोबी के अंदर यहाँ पे xn आता है, यानी कि ये प्रीवियस वैल्यू को ही हमेशा यूज़ करेगा। जो लेटेस्ट वैल्यू आ चुकी हैं ये उसको यूज़ नहीं करता। जैकोबी के अंदर कुछ इसी तरीके से वर्किंग होगी। 27 + xn + yn प्लस, यानी कि यहाँ आप देखें यहाँ yn+1 था क्योंकि y आ चुका था, ठीक है, x भी आ चुका था, इसलिए xn+1। ये न्यू वैल्यूज़ जो आ चुकी हैं वो विद इन द आइट्रेशन जो है वो न्यू वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा था, जबकि यहाँ पे जो है वो विद इन द आइट्रेशन वाली वैल्यूज़ को ये यूज़ नहीं करेगा, ये प्रीवियस आइट्रेशन की वैल्यू को यूज़ करेगा। प्लस 2 wn+1 की वैल्यू जो है वो आपके पास हो जाएगी 0.1 इंटू 9 + xn+1 प्लस n+1 नहीं होगा, xn होगा, yn होगा, और इसी तरीके से 2zn होगा। तो ये आपके पास जो है वो गॉस जैकोबी की स्कीम है। गॉस जैकोबी की स्कीम के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कैलकुलेटर में 4 इक्वेशन सेपरेटली आप जो है वो लिखेंगे और 4 इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करेंगे अलग अलग। यानी सेपरेट का मतलब है आप पहले लिख लें इस तरह से कुछ a=, अच्छा इसमें a= करके लिखें या ना लिखें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये a= इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहे कि a की इक्वेशन ये वाली है। 3 + 2 y की जगह हमने b रखा हुआ है, प्लस z की जगह c रखा हुआ है, प्लस w की जगह d रखा हुआ है। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन लिखने के बाद आप कैलकुलेटर बटन प्रेस करें, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, d की वैल्यू 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी पहली आइट्रेशन तो सेम वही आ रही है गॉस जैकोबी की, अगर हम इसमें आइट्रेटिव स्कीम के मुताबिक कैलकुलेशन परफॉर्म करें। और -1 पे आपको मालूम है कि x की वैल्यू जो है वो 0 ही है। स्टैंडर्ड यही है कि आप x की वैल्यू 0 x y z w की वैल्यू 0 0 0 से ही स्टार्ट करें। तो पहली आइट्रेशन के अंदर जो है वो आपके पास x का आंसर आ गया 0.3000। सेम वही आंसर है जो पहले जो जैकोबी में आया था, लेकिन आगे के आंसर इसके डिफरेंट होंगे। देखिए नेक्स्ट वैल्यू लिखने के लिए आप क्या करेंगे, b के लिए इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। b = 2.1 इंटू, अब आपके पास क्या हो जाएगा 15 + 2 इंटू a, प्लस z की जगह c है, प्लस w की जगह d है। तो हमने जो है वो कैलकुलेटर के अंदर ये इक्वेशन रखी। मे बी कि आपको विजिबल ना हो प्रीवियस वाली इक्वेशन, थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम हो रही है इसकी वैल्यू शो करने में मुझे। कैलकुलेटर बटन प्रेस करेंगे, a की वैल्यू 0, c की वैल्यू भी 0, d की वैल्यू भी 0। आपने देखा a की वैल्यू मैंने 0 दी है, यानी सीडल के अंदर यहाँ कैलकुलेशन के वक्त मैं ये वाली वैल्यू दे रहा था, यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ था स्कीम को, लेकिन यहाँ पे हम जो है प्रीवियस वैल्यू दे रहे हैं। हमेशा हर कैलकुलेशन की हर वैल्यू के लिए हम प्रीवियस आइट्रेशन की वैल्यूज़ हम इसमें सजेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1.5, टोटल आंसर ये आ रहा है यहाँ पर, जबकि सीडल से 1.56 वो आंसर आया था। इसी तरीके से जो है वो हम क्या कर रहे हैं, अब सी की इक्वेशन लिखेंगे। तो सी की इक्वेशन लिखने के लिए आपने क्या किया कि c = 0.1 इंटू 27 प्लस x की जगह a आ गया, प्लस y की जगह b आ गया, प्लस 2 w की जगह d आ जाएगा आपके पास। तो अगेन कैलकुलेटर प्रेस करेंगे, 0 0 एंड 0
यानी ऑल्दो कि ये 2 आइट्रेशन आ चुकी थी, 2 वैल्यू आ गई, लेकिन हमेशा जैकोबी प्रीवियस वैल्यू को यूज़ करता है, इसलिए हमने 0 0 0 दिया, तो यहाँ पे 2.7 यह आंसर आ गया। डी के लिए भी लिख लेते हैं एक इक्वेशन के, डी इक्वल्स टू 0.1 इंटू 9 प्लस ए प्लस बी प्लस 2 इंटू सी, जेड की जगह हम सी रख रहे हैं। यहाँ कैलकुलेटर प्रेस करेंगे, अगेन वही 0 0 एंड 0 देंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर यहाँ आ गया 0.9। ये आई आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यूज़। सेकंड आइट्रेशन में आप देखें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ रिप्ले का बटन प्रेस करना है, सी बी ए की इक्वेशन ये है, तो ए की इक्वेशन में अगेन कैल का बटन प्रेस करते हैं। बी की वैल्यू क्या है, यानी आपने ए को एक्स को ए कहा हुआ है, वाई को बी कहा हुआ है, जेड को सी कहा हुआ है, डब्ल्यू को डी कहा हुआ है, तो इसी तरह से बी की वैल्यू ये पूछ रहा है, तो बी की वैल्यू 1.5 ये रही। यानी यहाँ पे आपको हर आइट्रेशन के अंदर वैल्यूज़ जो है वो उसको इनपुट करनी पड़ेंगी, जबकि वहाँ सीडल के अंदर क्या हो रहा था कि हम इक्वल 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 प्रेस कर रहे थे कैलकुलेटर के अंदर और आंसर आपके पास आते जा रहे थे। तो बहरहाल सी की वैल्यू 2.7, डी की वैल्यू जो है वो 0.9 ये आपके पास आ गई, तो यहाँ से फाइनल आंसर आया 0.96। अगेन क्या करेंगे, हम बी वाली इक्वेशन पे जाएंगे, बी वाली इक्वेशन ये है, कैलकुलेटर प्रेस करेंगे, ए की वैल्यू जो है वो 0.3 है, सी की वैल्यू 2.7 है और डी की वैल्यू 0.9 है, तो आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे 1.92। इसी तरीके से आप अब सी वाली इक्वेशन पे जाएंगे, रिप्ले का बटन प्रेस करके, सी वाली इक्वेशन पे ए की वैल्यू ये पूछ रहा है तो 0.3, बी की वैल्यू पूछ रहा है 1.5, डी की वैल्यू 0.9 एंड सो यहाँ से आपके पास आ गई है 3.06। सिमिलरली डी की जगह जो है वो आप क्या करेंगे, रिप्ले का बटन प्रेस करेंगे और डी की वैल्यू पे आके कैलकुलेटर प्रेस करेंगे, ए की वैल्यू 0.3, बी की वैल्यू 1.5, सी की वैल्यू 2.7, प्रीवियस आइट्रेशन के अंदर यही वैल्यूज़ हैं, और डी की वैल्यू आपके पास आ गई 1.62। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जैकोबी की जो है वो वर्किंग को खुद से कंप्लीट कीजिएगा। 3 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे भी आपको करेक्ट करने हैं, यहाँ पे भी आपको करेक्ट करने हैं, यहाँ भी करेक्ट करने हैं और यहाँ भी करेक्ट करने हैं। अब जो है वो हम क्या करते हैं कि इन्हीं दोनों चीज़ों को, इन्हीं दोनों मेथड्स को एक्सेल शीट के थ्रू भी सॉल्व करके देखते हैं, ताकि वहाँ पे क्या वर्किंग हो रही है, वहाँ क्या रिज़ल्ट आते हैं एक्सेल पे, क्योंकि एक्सेल पे वर्क करना आसान होता है, इसलिए और ख़ास तौर पे जब हमें प्रीवियस सेल की वैल्यू सजेस्ट करनी है तो वहाँ पे जो है आसानी से वर्किंग ये हो जाएंगी। तो एक्सेल की वीडियो भी मैं इसी के साथ अटैच करता हूँ। हम जो है वो आप कैलकुलेटर के अंदर यही 4 इक्वेशंस जो है वो सपोज़ करते हैं, यही चारों इक्वेशन जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। रिमेंबर दैट, क्योंकि कैलकुलेटर के अंदर z और w वेरिएबल हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम इसकी कुछ न्यू फॉर्मुलेशन कर लेते हैं चारों की, कि मे बी के x को हम जो है वो कैलकुलेटर में a कहेंगे, y को हम कैलकुलेटर में b कहेंगे। ऑल्दो के x और y तो होते हैं, लेकिन मैं क्योंकि जब z और w को चेंज कर रहे हैं तो इनको भी चेंज कर लें, z को हम c कहेंगे और w को d कहेंगे। तो देखें, गॉस सीडल के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि कैलकुलेटर के अंदर वर्किंग हम आराम से रख सकते हैं कुछ इस तरह कि हमने पहले लिखा, ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख रहे हैं फ़िलहाल कि a इक्वल्स टू, तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 y है, y को हमने b कहा हुआ है, प्लस z यानी c प्लस w यानी कि d, आपके पास एक वेरिएबल जो भी है d। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए कॉलन का साइन लगाएंगे और फिर उसके बाद b इक्वल टू, तो क्योंकि y की इक्वेशन हम लिख रहे हैं इसलिए b इक्वल्स टू, अब हम y की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं 0.1 इंटू 15 + 2 इंटू a यहाँ आ जाएगा, क्योंकि सीडल है इसलिए सीडल के लिए हम ये वाली वर्किंग कर रहे हैं। अगर गॉस जैकोबी का मेथड होता तो आपको मालूम है कि हम चारों इक्वेशन को 1 बाय 1 करके लिखते हैं, यानी एक एक इक्वेशन को सेपरेट लिखते हैं और फिर उसके बाद जो है सॉल्व करते हैं। तो बहरहाल 2a प्लस z है, z को हमने c से डिनोट किया हुआ है तो हमने c लिखा, प्लस w की जगह जो है वो आपके पास d है। इसी तरीके से तीसरी इक्वेशन के लिए आप दोबारा अगेन कॉलन का सिंबल यूज़ करेंगे और फिर c की इक्वेशन लिखेंगे कि c इक्वल टू 0.1 इंटू 27 प्लस a प्लस b प्लस 2 इंटू c, सॉरी c नहीं है ये, बल्कि ये मैंने b में भी कुछ शायद गड़बड़ कर दी, a प्लस y को आपने b कहा हुआ है, प्लस और उसके बाद है 2 इंटू w को आपने कहा हुआ है
डी के तौर पे, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे कुछ डब्ल्यू की, यानी कि डी की इक्वेशन, कि डी इक्वल्स टू 0.1 इंटू 9 प्लस ए प्लस बी प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू सी, सॉरी जेड जो है वो आपके पास सी है। तो हमने ये इक्वेशंस रख ली, कैल्क का बटन प्रेस करेंगे। इनिशियली आपने क्या कहा कि इनिशियल जो है वो हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो 0 0 0 हैं, तो बी पूछ रहा है, वो बी का मतलब है वाई की वैल्यू 0 इनिशियल हमने दे दी इसको, इक्वल प्रेस करेंगे। सी की वैल्यू ये पूछ रहा है इनिशियल, तो सी की वैल्यू भी 0 दे देंगे। डी की वैल्यू पूछ रहा है तो इसको भी 0 दे देंगे। देखें आपके पास जो है वो फर्स्ट वैल्यू आ गई यहाँ पर कुछ इस तरह से कि 0.3000। देखिए रिमेंबर दैट, क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस ही करेक्ट करने हैं, तो 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट होने के लिए आपकी जो इक्वेशन है, यानी आपका कैलकुलेटर जो है वो 4 डेसिमल प्लेसेस पे फिक्स होना ये ज़रूरी था, इसलिए हमने जो है इसको 4 डेसिमल प्लेसेस पे फिक्स करके काम स्टार्ट किया है। अदरवाइज़ अगर हमारे पास परसेंटेज रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर का फार्मूला होता तो भी स्टैंडर्ड यही है। हाँ, स्टैंडर्ड अब ज़ाहिर है इसमें कोई ख़ास तो नहीं बना सकते हम, अपनी क्लास की यूनिफॉर्मिटी के रिस्पेक्ट से मैं ये बात कह रहा हूँ कि ताकि सबके आंसर जो है वो सिमिलर आएँ। इसके रिस्पेक्ट से मैं कह रहा हूँ कि आप जो है अगर डेसिमल प्लेस करेक्शन वाला क्राइटेरिया नहीं है, आपके पास क्राइटेरिया जो है परसेंटेज रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर वाला है या ट्रू एरर वाला है, तो आप जो है वो 4 या मैक्सिमम जो है 5 डेसिमल प्लेसेस को फ़िक्स करें अपने कैलकुलेटर पे। तो बहरहाल ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आपके पास आ रही है इसी तरीके से 1.56, सी की वैल्यू आपके पास आ रही है इसी तरह से 2.8860, और डी की वैल्यू आपके पास आ गई इस तरह 1.6632। फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन हमें कुछ नहीं करना है, इसकी कैलकुलेटर के अंदर बस इक्वली साइन प्रेस करना है। तो ये देखें बी की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन बी की वैल्यू ये जो बता रहा है कि इसकी मेमोरी में जो स्टोर हुई है वो 1.56 है। दैट मीन्स कि हम इसी वैल्यू को कंटिन्यू करेंगे 1.56। सी की वैल्यू पूछ रहा है लेकिन वही मेमोरी वाली है तो इसलिए इक्वल प्रेस कर देंगे। डी की वैल्यू पूछ रहा है लेकिन वही मेमोरी वाली वैल्यू है तो इसलिए इक्वल अगेन प्रेस कर देंगे, तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट वैल्यू के अंदर पहली ए की वैल्यू यानी आपके पास आई है 1.0669, बी की वैल्यू आपके पास इस तरीके से आ गई 2.1683, सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.3562, और डी की वैल्यू आपके पास इस तरीके से आ गई 1.8948। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू भी जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू ये बी सी डी पूछ रहा है लेकिन हमें पता है कि वो वही वाली वैल्यूज़ हैं, तो ए की वैल्यू आपके पास आ रही है 1.2588। और कैलकुलेटर में देखिए मैं बस सिंपल सिर्फ इक्वल का बटन प्रेस कर रहा हूँ और आपके पास वैल्यूज़ आती जा रही हैं। सी की वैल्यू आ रही है 3.4325 और डी की वैल्यू 1.9401। इसी तरीके से अगेन मे बी कि ये विजिबल है आप लोगों को होपफुली कैलकुलेटर, तो मैं खाली इक्वल प्रेस करूँगा, नेक्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू जो है वो आपके पास आती जाएंगी। तो देखिए मैं अगेन इक्वल मैंने प्रेस किया तो ये बी सी डी की वैल्यू पूछता रहा है लेकिन ये वही है जो हमारे पास प्रीवियस आइट्रेशन के अंदर मौजूद हैं, तो लिहाजा ए की वैल्यू इसने सजेस्ट कर दी, हमें बता दी कैलकुलेट करके 1.2926। बी की वैल्यू इसी तरीके से वो बता रहा है 2.2958। इस तरीके से सी की वैल्यू आपको बताएगा 3.4469 और डी की वैल्यू आपके पास आ गई 1.9482। अच्छा, गॉस सीडल की कैलकुलेशन के वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि हो सकता है किसी के पास कैलकुलेटर कुछ ऐसा हो कि जिसमें वो ए का आंसर, ए के लिए जब आप कैलकुलेटर प्रेस करते हैं फर्स्ट टाइम अगर आप याद करें जब हमने 000 इनिशियल वैल्यूज़ दी थी, तो वो आपसे बी सी डी की वैल्यू तो पूछे लेकिन उसके बाद जैसे आप इक्वल प्रेस करें तो वो दोबारा ए की वैल्यू पूछे। दैट मीन्स कि वो कैलकुलेटर जो है वो सीडल की वर्किंग परफॉर्म नहीं कर रहा, वो इसका मतलब जैकोबी की वर्किंग परफॉर्म कर रहा है। ऐसे कैलकुलेटर, कुछ कैलकुलेटर ऐसे होते हैं जो कि कॉलम के सिंबल के अंदर जो है वो उसको जैकोबी की वर्किंग को परफॉर्म करते हैं, और कुछ कैलकुलेटर जो है वो सीडल की वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। तो बहरहाल हम नेक्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आइट्रेशन जो है वो आपके पास आ रही है बी सी की डी की वैल्यू अगेन पूछ रहा है और अब आपके पास आंसर आ रहा है 1.2987। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 डेसिमल प्लेसेस इसके वो करेक्ट हो चुके हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट बी की वैल्यू है 2.2992, इसमें भी देख सकते हैं आप 2 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट हो चुके हैं। इसकी वैल्यू 3.4494, इसकी भी 2 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट हो चुके हैं, और 1.94
97। ये कोइंसिडेंस है कि चारों के अंदर दो दो डेसिमल प्लेसेस जो है वो एक साथ करेक्ट हो गए यहाँ पर। ये ज़रूरी नहीं होता, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक वेरिएबल के दो डेसिमल प्लेस करेक्ट हो गए, एक का एक वेरिएबल एक डेसिमल प्लेस करेक्ट हुआ, एक का कोई डेसिमल प्लेस करेक्ट नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तो बहरहाल नेक्स्ट आइट्रेशन जो है वो उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेटर के मुताबिक आ रही हैं आपके पास 1.2998। नेक्स्ट आइट्रेशन में बी की वैल्यू आ रही है 2.2999, 3.449499 सॉरी, और डी की वैल्यू आपके पास आ गई 1.9499। तो आप देखें डी के 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट हो चुके हैं, सी के 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट हो चुके हैं, बी के 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट हो चुके हैं, और लेकिन ए के डेसिमल प्लेसेस अभी करेक्ट नहीं हुए, 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट नहीं हुए। तो इसका मतलब अभी हम आइट्रेशंस कंटिन्यू रखेंगे, वही इक्वल इक्वल का बटन प्रेस करना है आपको, और आपके पास आइट्रेशन देखिए नेक्स्ट आइट्रेशन पे आ गई वैल्यू 1.3000। यहाँ आ गई आपके पास वैल्यू 2.3000, ये थोड़ा सा राउंड ऑफ हो गई है यहाँ पे वैल्यूज़ 3.4500, और मे बी के अब देखें ये डेसिमल प्लेसेस थोड़े से डिस्टर्ब हो गए, लेकिन यहाँ पर कुछ आंसर जो है वो ये आ रहे हैं। तो हमने नेक्स्ट आइट्रेशन एक और करके देखते हैं कि फ़र्दर ये डिस्टर्ब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या फिर आपके पास आंसर ये आता है बिल्कुल। ए की वैल्यू अब देखें 1.3000 आ गया, बी की वैल्यू आपके पास 2.3000 आ गई, और सी की वैल्यू 3.4500 वही रिपीट हो रही है, यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस ने बल्कि करेक्ट कर दिए 1.9500, यानी उसने राउंड ऑफ करके खुद जो है वो फाइनल आंसर दे दिया। क्योंकि हमने ए बी सी डी नहीं रखे हुए थे, हमारे इनिशियल वैल्यूज़ जो भी थी वो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की थी, तो हम ये लिखेंगे कि एक्स इज़ इक्वल्स टू 1.3000, वाई इक्वल टू 2.3000, जेड इक्वल टू 3.4500 एंड डब्ल्यू इक्वल टू 1.9500। सेम यही कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे गॉस सीडल मेथड से, गॉस जैकोबी मेथड से। गॉस जैकोबी मेथड के अंदर क्या होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्कीम डिफरेंट चेंज करनी होगी, स्कीम जो है वो आपकी डिफरेंट लिखी जाएगी इक्वेशंस के मुताबिक। तो देखें स्कीम को फ़िलहाल मैं गॉस सीडल की स्कीम यहीं सामने ही रख रहा हूँ, लेकिन आइट्रेटिव स्कीम हम लिखते हैं, आइट्रेटिव स्कीम बाय गॉस जैकोबी मेथड। तो गॉस जैकोबी मेथड के लिए आइट्रेटिव स्कीम हो जाएगी xn+1, अच्छा एक्स को आप स्मॉल उसमें ही लिख लें, इक्वल टू 0.1 इंटू 3 + 2y प्लस z, यानी ओल्ड वैल्यू ही रखेंगे, प्लस WN। देखिए यहाँ पर तो पहली इक्वेशन तो बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन सेकंड इक्वेशन में yn+1 इक्वल टू 0.1 इंटू 15 + 2x। देखिए सीडल में था xn+1 क्यों था, क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू आपके पास मौजूद थी। जहन में रखिएगा हमने जो वर्किंग यानी मैंने लेक्चर जो अपलोड किए थे उसमें गॉस जैकोबी पहले पढ़ा था, गॉस सीडल बाद में पढ़ा था, लेकिन अभी हमने जो है वो कि इस जो क्वेश्चन है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने गॉस सीडल से पहले सॉल्व किया है, अब जैकोबी से सॉल्व कर रहे हैं। तो जैकोबी के अंदर यहाँ पे xn आता है, यानी कि ये प्रीवियस वैल्यू को ही हमेशा यूज़ करेगा, जो लेटेस्ट वैल्यू आ चुकी हैं ये उसको यूज़ नहीं करता। जैकोबी के अंदर कुछ इसी तरीके से वर्किंग होगी, 27 + xn+yn प्लस, यानी कि यहाँ आप देखें यहाँ yn+1 था क्योंकि y आ चुका था, ठीक है, x भी आ चुका था, इसलिए xn+1। ये न्यू वैल्यूज़ जो आ चुकी हैं वो विद इन द आइट्रेशन जो है वो न्यू वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा था, जबकि यहाँ पे जो है वो विद इन द आइट्रेशन वाली वैल्यूज़ को ये यूज़ नहीं करेगा, ये प्रीवियस आइट्रेशन की वैल्यू को यूज़ करेगा, प्लस 2 WN+1 की वैल्यू जो है वो आपके पास हो जाएगी 0.1 इंटू 9 + xn+1 प्लस n+1 नहीं होगा, xn होगा, yn होगा, और इसी तरीके से 2zn होगा। तो ये आपके पास जो है वो गॉस जैकोबी की स्कीम है। गॉस जैकोबी की स्कीम के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कैलकुलेटर में 4 इक्वेशंस सेपरेटली आप जो है वो लिखेंगे और 4 इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करेंगे अलग अलग, यानी सेपरेट का मतलब है आप पहले लिख लें इस तरह से कुछ a=, अच्छा इसमें a= करके लिखें या ना लिखें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये a= इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहे कि a की इक्वेशन ये वाली है। 3 + 2 y की जगह हमने b रखा हुआ है, प्लस z की जगह c रखा हुआ है, प्लस w की जगह d रखा हुआ है। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन लिखने के बाद आप कैलकुलेटर बटन प्रेस करें, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, d की वैल्यू 0।
ठीक है। तो यहाँ पर भी पहली आइट्रेशन तो सेम वही आ रही है गॉस जैकोबी की, अगर हम इसमें आइट्रेटिव स्कीम के मुताबिक कैलकुलेशन परफॉर्म करें। और -1 पे आपको मालूम है कि x की वैल्यू जो है वो 0 ही है। स्टैंडर्ड यही है कि आप x की वैल्यू 0 x y z w की वैल्यू 0 0 0 से ही स्टार्ट करें। तो पहली आइट्रेशन के अंदर जो है वो आपके पास x का आंसर आ गया 0.3000। सेम वही आंसर है जो पहले जो जैकोबी में आया था, लेकिन आगे के आंसर इसके डिफरेंट होंगे। देखिए नेक्स्ट वैल्यू लिखने के लिए आप क्या करेंगे, b के लिए इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। b इक्वल्स टू 0.1 इंटू, अब आपके पास क्या हो जाएगा 15 प्लस 2 इंटू ए प्लस z की जगह c है प्लस w की जगह d है। तो हमने जो है वो कैलकुलेटर के अंदर ये इक्वेशन रखी। मे बी कि आपको विजिबल ना हो प्रीवियस वाली इक्वेशन, थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम हो रही है इसकी वैल्यू शो करने में मुझे। कैलक बटन प्रेस करेंगे, a की वैल्यू 0, c की वैल्यू भी 0, d की वैल्यू भी 0। आपने देखा a की वैल्यू मैंने 0 दी है, यानी सीडल के अंदर यहाँ कैलकुलेशन के वक्त मैं ये वाली वैल्यू दे रहा था, यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ था स्कीम को, लेकिन यहाँ पे हम जो है प्रीवियस वैल्यू दे रहे हैं। हमेशा हर कैलकुलेशन की हर वैल्यू के लिए हम प्रीवियस आइट्रेशन की वैल्यूज़ हम इसमें सजेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1.5, टोटल आंसर ये आ रहा है यहाँ पर, जबकि सीडल से 1.56 वो आंसर आया था। इसी तरीके से जो है वो हम क्या कर रहे हैं, अब सी की इक्वेशन लिखेंगे। तो सी की इक्वेशन लिखने के लिए आपने क्या किया कि c इक्वल टू 0.1 इंटू 27 प्लस x की जगह a आ गया प्लस y की जगह b आ गया प्लस 2 w की जगह d आ जाएगा आपके पास। तो अगेन कैलकुलेटर प्रेस करेंगे, 0 0 एंड 0, यानी ऑल्दो कि ये दो आइट्रेशन आ चुकी थी, दो वैल्यू आ गई, लेकिन हमेशा जैकोबी प्रीवियस वैल्यू को यूज़ करता है, इसलिए हमने 0 0 0 दिया। तो यहाँ पे 2.7 यह आंसर आ गया। d के लिए भी लिख लेते हैं एक इक्वेशन के, d इक्वल्स टू 0.1 इंटू 9 प्लस a प्लस b प्लस 2 इंटू सी, जेड की जगह हम c रख रहे हैं। यहाँ कैलकुलेटर प्रेस करेंगे, अगेन वही 0 0 एंड 0 देंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर यहाँ आ गया 0.9। ये आई आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यूज़। सेकंड आइट्रेशन में आप देखें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ रिप्ले का बटन प्रेस करना है। सी बी ए की इक्वेशन ये है, तो ए की इक्वेशन में अगेन कैलक का बटन प्रेस करते हैं। बी की वैल्यू क्या है, यानी आपने ए को एक्स को ए कहा हुआ है, वाई को बी कहा हुआ है, जेड को सी कहा हुआ है, डब्ल्यू को डी कहा हुआ है। तो इसी तरह से बी की वैल्यू ये पूछ रहा है, तो बी की वैल्यू 1.5 ये रही। यानी यहाँ पे आपको हर आइट्रेशन के अंदर वैल्यूज़ जो है वो उसको इनपुट करनी पड़ेंगी, जबकि वहाँ सीडल के अंदर क्या हो रहा था कि हम इक्वल 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 प्रेस कर रहे थे कैलकुलेटर के अंदर और आंसर आपके पास आते जा रहे थे। तो बहरहाल सी की वैल्यू 2.7, डी की वैल्यू जो है वो 0.9 ये आपके पास आ गई। तो यहाँ से फाइनल आंसर आया 0.96। अगेन क्या करेंगे, हम बी वाली इक्वेशन पे जाएंगे। बी वाली इक्वेशन ये है, कैलक बटन प्रेस करेंगे, ए की वैल्यू जो है वो 0.3 है, सी की वैल्यू 2.7 है और डी की वैल्यू 0.9 है। तो आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे 1.92। इसी तरीके से आप अब सी वाली इक्वेशन पे जाएंगे, रिप्ले का बटन प्रेस करके। सी वाली इक्वेशन पे ए की वैल्यू ये पूछ रहा है तो 0.3, बी की वैल्यू पूछ रहा है 1.5, डी की वैल्यू 0.9 एंड सो यहाँ से आपके पास आ गई है 3.06। सिमिलरली डी की जगह जो है वो आप क्या करेंगे, रिप्ले का बटन प्रेस करेंगे और डी की वैल्यू पे आके कैलक बटन प्रेस करेंगे। ए की वैल्यू 0.3, बी की वैल्यू 1.5, सी की वैल्यू 2.7, प्रीवियस आइट्रेशन के अंदर यही वैल्यूज़ हैं, और डी की वैल्यू आपके पास आ गई 1.62। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जैकोबी की जो है वो वर्किंग को खुद से कंप्लीट कीजिएगा। 3 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे भी आपको करेक्ट करने हैं, यहाँ पे भी आपको करेक्ट करने हैं, यहाँ भी करेक्ट करने हैं और यहाँ भी करेक्ट करने हैं। अब जो है वो हम क्या करते हैं कि इन्हीं दोनों चीज़ों को, इन्हीं दोनों मेथड्स को एक्सेल शीट के थ्रू भी सॉल्व करके देखते हैं, ताकि वहाँ पे क्या वर्किंग हो रही है, वहाँ क्या रिज़ल्ट आते हैं एक्सेल पे। क्योंकि एक्सेल पे वर्क करना आसान होता है, इसलिए और ख़ास तौर पे जब हमें प्रीवियस सेल की वैल्यू सजेस्ट करनी है तो वहाँ पे जो है आसानी से वर्किंग ये हो जाएंगी। तो एक्सेल की वीडियो भी मैं इसी के साथ अटैच करता हूँ। स्टार्टिंग द एग्जाम्पल विद द गॉस जैकोबी मेथड। तो गॉस जैकोबी मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले एक कॉलम हम यहाँ बना लेते हैं। गॉस जैकोबी के लिए एक कॉलम बन जाएगा आपके पास n के लिए, एक कॉलम आपके पास बन जाएगा x के लिए, एक कॉलम बन जाएगा y के लिए, एक कॉलम बन जाएगा z के लिए और एक कॉलम बन जाएगा w के लिए। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन को चेंज इस सेंस में कर रहा हूँ
कि आपने जो है वो सॉल्व किया था मैनुअली, जब हम सॉल्व कर रहे थे तो आपने 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट किए थे। राइट नाउ जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है मैं वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि आपके पास कुछ इस तरह से है। स्टॉपिंग क्राइटेरिया हो गया, स्टॉपिंग क्राइटेरिया सॉरी, स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो है वो आपके पास कुछ ये है कि परसेंटेज रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर शुड बी लेस देन 0.01%। तो ये आपके पास कुछ स्टॉपिंग क्राइटेरिया है जो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। इसी के मुताबिक क्योंकि हमें अब करना है काम, तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ x के लिए एक कॉलम बना रहे हैं हम, इसका परसेंटेज रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर ऑफ x, ऑफ कोर्स यहाँ पे x के लिए हमने एक कॉलम बना लिया। इसी तरीके से y के लिए कॉलम बना लेंगे हम, परसेंटेज रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर ऑफ y। इसी तरीके से आप एक कॉलम बना लें z के लिए, एक कॉलम बना लेंगे हम यहाँ पे w के लिए। तो यहाँ ये हो जाएगा z के लिए और ये हो जाएगा आपके पास w के लिए, ठीक है। अच्छा, अब n के लिए अगेन वही चीज़ के क्योंकि अब इनिशियल वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियल वैल्यू जो है वो हमें मालूम है 0 0 0 0 होती हैं, तो n जो है वो -1 पे हम डिफ़ाइन कर देते हैं। यहाँ पे चाहें तो आप -1 पे 0 0 0 और 0, ज़ाहिर है यहाँ पे तो कोई एरर तो है नहीं, तो यहाँ हम लिख देते हैं नॉट एप्लीकेबल, कि यहाँ कुछ भी नहीं है, एरर जो है वो हमारा इवैल्यूएशन एरर की एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, फॉर दिस आइट्रेशन हमें क्या करना है, जैकोबी की स्कीम के मुताबिक आप जो है वो यहाँ पर क्राइटेरिया सेट करेंगे। तो जैकोबी की स्कीम जो आप लोगों ने मैनुअली लिखी थी उसको थोड़ा सा अपने सामने रखिएगा। मैं यहाँ पे इक्वेशन उसी रिस्पेक्ट से लिख रहा हूँ कि दैट विल बी इक्वल्स टू 0.1 इंटू आपके पास आ जाएगी 3 + 2y। y का मतलब है कि आप जो है मल्टीप्लाई कराएंगे इस चीज़ को, इस सेल को, क्योंकि y जो है वो इस सेल के अंदर है प्रीवियस आइट्रेशन में, प्लस z है क्योंकि, तो z के लिए ये वाला सेल आपके पास आ जाएगा, प्लस w है तो इसका मतलब ये वाला सेल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से y की कैलकुलेशन भी फ़िलहाल लिखते हैं हम, फिर उसके बाद परसेंटेज रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देंगे कि दैट इज़ इक्वल्स टू 0.1 इंटू आपके पास है 15 प्लस 2x, x की जगह आपके पास जो है वो ये आ जाएगा। अच्छा, मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लिखा यहाँ पे, तो 2 इंटू x दैट इज़ दिस वन, प्लस z के लिए ये वाला सेल होगा, प्लस w के लिए जो है वो ये सेल हो जाएगा। सिंपल है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। हमने जो है वो यही काम z के लिए भी लिखना है, तो z के लिए मैं सिर्फ उसी स्कीम को सेट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से कि स्कीम हो जाएगी 27 प्लस x प्लस y की जगह जो है वो आपके पास ये है, प्लस 2 इंटू w हो जाएगा यहाँ पर। तो बहरहाल ये मैंने इक्वल कर लिया, w की जगह जो है वो आपने पास सेम यही काम करना है, 0.1 इंटू 9 प्लस x, सॉरी x नहीं, x की जगह तो हमारे पास ये सेल होगा, x प्लस y की जगह जो है वो ये वाला सेल आएगा, प्लस 2 इंटू z, तो z की जगह जो है ये सेल आ जाएगा। तो जैकोबी है इसलिए हम हमेशा प्रीवियस आइट्रेशन की वैल्यूज़ को ही कंसिडर कर रहे हैं। तो आपने देखें कि ये हमारे पास आंसर यहाँ पे ये आ गया। तो अब कैलकुलेशन किस तरीके से है कि देखें, आपके पास जो परसेंटेज रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर का फॉर्मूला है वो है करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, और एब्सोल्यूट के अंदर क्योंकि होता है तो इसलिए एब्सोल्यूट ऑफ करंट वैल्यू है 0.3 माइनस प्रीवियस वैल्यू है यहाँ पे ये वाली, ऑल्दो की प्रीवियस वैल्यू नहीं है, ध्यान में रखिएगा कि बल्कि हाँ सही है, इस आइट्रेशन पे जो है वो हम परसेंटेज रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर को कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम जो है वो क्या करते हैं, सेम यही काम जो है वो हम इसको ड्रैग करते हैं। फ़िलहाल ड्रैग हमने नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए किया, तो देखिए नेक्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू ये आपके पास आ गई, और होपफुली कि ये वही वैल्यूज़ हैं जो हमने कैलकुलेट करी थी। जी बिल्कुल, ये वही वैल्यूज़ हैं जो हमने कैलकुलेट करी थी। यहाँ पे क्योंकि आपके पास अब करंट वैल्यू भी है, प्रीवियस वैल्यू भी है, लिहाजा हम जो है वो यहाँ से
एरर का फॉर्मूला सेट करेंगे। ध्यान में रखिएगा यहाँ पर भी एरर का फॉर्मूला नॉट एप्लीकेबल ही होगा, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस वैल्यू नहीं है। रिमेंबर दैट दिस इज़ नॉट द प्रीवियस वैल्यू, दिस इज़ योर इनिशियल गैस। तो अगर ये यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास 100% जो है वो आपके पास एरर आएगा। तो 100% एरर का मतलब तो क्या मतलब, आपने क्या बिल्कुल भी इस आइट्रेशन के अंदर क्या बिल्कुल भी करेक्शन नहीं हुई, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए 100% लिखना जो है वो गलत है, इसलिए हम यहाँ पे एरर को कैलकुलेट ही नहीं कर रहे। हाँ, यहाँ से हम एरर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हम फॉर्मूला सेट करें कुछ इसका कि एब्सोल्यूट ऑफ करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट वैल्यू। तो यहाँ से आपने जो है वो इस फॉर्मूले को सेट किया। इसी फॉर्मूले के मुताबिक जो है वो हम ये वाली भी वर्किंग करेंगे, ये वाली भी वर्किंग करेंगे और ये भी वर्किंग करेंगे। एक्सेल जो है वो खुद से जो है वो फॉर्मूला सजेस्ट कर लेता है, क्योंकि आपने यहाँ पर फॉर्मूला सजेस्ट किया हुआ है E9 माइनस E8 डिवाइड बाई E9। तो यहाँ पे ये खुद ही ऑटोमेटिकली देखें सेट कर रहा है G9 माइनस G8 डिवाइड बाई G9। यहाँ पर भी यही चीज़ सेट वो खुद ही कर रहा है I9 माइनस I8 डिवाइड बाई I9। यहाँ पर भी उसने खुद ही सेट कर लिया। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे क्योंकि आप 0 और 1 रख चुके हैं, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ इस सेल को जो है वो कम्प्लीटली इस कॉलम इस रॉ को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग कर लेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा ड्रैग करेंगे तो आपके पास जो एरर का क्राइटेरिया है वो बहुत कम हो चुका है। यहाँ पे 0.000027 इस तरह आ गया यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ तक की कैलकुलेशन हमें रिक्वायर्ड नहीं है। 0.01 से लेस वाली वर्किंग अगर आप देखें 0.01 तो यहाँ पर भी है, यहाँ 0.005 ये तो और कम हो गया, 0.003 है, 0.00। तो यहाँ 0.01 x की वैल्यू के अंदर है, लेकिन क्योंकि x की वैल्यू के अंदर इक्वल है इससे लेस नहीं है, तो हमारे पास यहाँ वो कैलकुलेशन है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू का जो एरर है वो भी जो है वो इस क्राइटेरिया को मीट करता है, y का एरर भी इस क्राइटेरिया को मीट करता है, z का एरर भी इसी क्राइटेरिया को मीट करता है और w का क्राइटेरिया भी इसी एरर को मीट करता है। तो ये थी वर्किंग आपके पास गॉस जैकोबी की। इसी तरीके से अगर आप सोचें, अगर हमें वर्किंग करनी पड़े गॉस सीडल के लिए, तो गॉस सीडल की वर्किंग के लिए मैं शुरू से थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी पेस्ट वगैरह कर देता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। यहाँ अब हम एक्सेल शीट बनाने जा रहे हैं गॉस सीडल की। तो ये कॉलम तो आपको मालूम है, ये वाला कॉलम तो बिल्कुल ही सेम है, बल्कि ये दोनों कॉलम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने फार्मूला सेट किया था इस वाले कॉलम में, ठीक है। यहाँ तक जो है वो हम सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, बाद में हम उसको एडिट कर देंगे ताकि जो है वो आपके पास आंसर सीडल के मुताबिक स्कीम हम खुद ही सेट कर लेंगे। तो सीडल के मुताबिक क्या होगा, देखें यहाँ पर तो सही है ये इसका फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर जब कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो इस कैलकुलेशन के लिए 1.5 के इसके लिए आपको मालूम है कि हमें E20, देखें ये x जो है वो ये वाला यूज़ नहीं करना है, x की न्यू वैल्यू जो है वो इस्तेमाल करनी है। तो x की न्यू वैल्यू के लिए हम जो है वो यहाँ E20 की जगह E21 लिखेंगे, यानी x की न्यू वैल्यू हो गई। क्योंकि y की कैलकुलेशन के लिए z और w ओल्ड यूज़ होगा, तो इसलिए इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। यहाँ पर जो है वो अब हम z की कैलकुलेशन के अंदर क्या करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि ये x की वैल्यू भी न्यू आ चुकी है और y की वैल्यू भी न्यू आ चुकी है, तो इन दो को जो है वो हम 21 कर देंगे और उसके बाद z की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। w की वैल्यू के अंदर भी यही सेम आपको काम करना है। w की वैल्यू के अंदर ये तीनों जो है वो लेटेस्ट वैल्यूज़ के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करेंगे आप। तीनों जो है वो लेटेस्ट वैल्यू के तौर पे हमने यहाँ यूज़ किया। आप सिंपली जो है वो आप चाहें तो एरर का फॉर्मूला हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एरर का फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ मैं। फ़िलहाल क्योंकि वो डिवीजन बाय ज़ीरो का एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने इसको ड्रैग नहीं किया हुआ, बल्कि इसको हमें पहले यहाँ से करना पड़ेगा ड्रैग। तो ड्रैग कर लेते हैं ज़रा एक वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पे अब हमें एरर का फॉर्मूला सेट करना है। तो एरर का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा तो देखिए ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए। और अब हम इसको फर्दर ड्रैग जो है वो कंप्लीट ड्रैग इसका करते हैं ताकि सीडल की कैलकुलेशन देख सकते हैं कि आपके पास कहाँ तक आ रही है। तो सीडल की कैलकुलेशन आप देखें कि आई थिंक कि इस वाली लाइन पर आपके पास क्राइटेरिया मीट कर रहा है, तो रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन आप डिलीट कर देंगे। आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक की कैलकुलेशन देखेंगे। तो देखें फ़िलहाल तो आपको बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि गॉस सीडल मेथड जो है वो ज़्यादा जल्दी कन्वर्ज हुआ है गॉस जैकोबी मेथड
के कंपैरिजन के अंदर। लेकिन जहन में रखिएगा कि ये कभी भी ज़रूरी नहीं है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि हमेशा गॉस सीडल जो है वो कन्वर्ट जल्दी होगा गॉस जैकोबी के। बाज़ औक़ात जो है वो दोनों एक ही नंबर ऑफ आइट्रेशन पे कन्वर्ज होते हैं, बाज़ औक़ात जो है वो गॉस जैकोबी जल्दी कन्वर्ज हो जाता है। इट्स डिपेंड अपॉन केस एंड इट्स वेरी द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑलवेज वेरी फ्रॉम केस टू केस। तो बहरहाल ये था आपके पास आज का लेक्चर। फ़िलहाल हम यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।